नमस्कार साथियों, जय हिंद। पर्यावरण अध्ययन जैसे महत्वपूर्ण विषय की पेडागोजी के 50 मॉडल पेपर्स लेकर के मैं आपके बीच में मौजूद हूं और निश्चित तौर पर ये जो यात्रा हमारी 50 मॉडल पेपर्स की रहेगी, इस पूरी यात्रा में हम लोग पूरे सिलेबस के प्रत्येक संदर्भ को प्रश्नों के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयास करने वाले हैं। और मैंने जैसा अपनी घोषणा में इस बात को कहा था कि मैं हर प्रश्न के माध्यम से ये प्रयास करूंगा कि आपका चिंतन जो है वो अपसारी जाए। अपसारी मतलब आप एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर खोज सके, और पर्यावरण अध्ययन में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर्यावरण अध्ययन विषय जो है, इसकी पेडागोजी दूसरी पेडागोजी से भिन्न इसलिए भी होती है क्योंकि खुद पर्यावरण अध्ययन दूसरे विषयों से भिन्न होता है। और उसका कारण ये है कि बाकी अन्य विषयों में जहां सैद्धांतिक पक्ष जो होता है, सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन कराना करवाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही पर्यावरण अध्ययन में जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूतियां होती हैं, वास्तविक स्थानों पर जाकर के वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, चर्चाएं करना, संवाद करना, सामूहिक कार्य करना, प्रोजेक्ट काम करना, इस प्रकार सामुदायिक कार्य करना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए पर्यावरण अन्य विषयों से भिन्न होता है। और आपको ये पता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इन विषयों के रूप में ना पढ़ा करके परिवेश के तौर पे पढ़ाया जाता है कि हमारा चारों तरफ का परिवेश क्या है, और उसी में विज्ञान निहित होती है, उसी में सामाजिक विज्ञान निहित होती है। तो 50 मॉडल पेपर्स की श्रृंखला का पहला मॉडल पेपर लेकर के मैं आपके बीच में मौजूद हूं। तो कमर कस के तैयार हो जाइए। मैं आपके साथ पूरे 50 मॉडल पेपर्स पर बहुत शानदार तरीके से काम करने वाला हूं। और मैं फिर आपको दोहरा दूं इस बात को कि हर बच्चा इन प्रश्नों को न केवल वीडियो सॉल्यूशन में अच्छे से देखेगा बल्कि अपने नोट्स की कॉपी भी मेंटेन करेगा, इसलिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी कॉपी को देख करके काम चला सके। तो कॉपी में लिखिए, आपको डबल याद होगा। वीडियो सॉल्यूशन मेरा देखेंगे वीडियो, आपको वो प्रश्न बहुत ज्यादा अच्छे से याद होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, एमपी टेट के मॉडल पेपर्स की श्रृंखला में एनवायरमेंट स्टडी का मॉडल पेपर नंबर 1 मैं लेकर के आपके बीच में मौजूद हूं। और आप देखेंगे अच्छे प्रश्नों का समावेश मैंने किया है। हर मॉडल पेपर में एक से एक शानदार प्रश्न है, और जिसमें मैंने अन्य स्टेटों की टेट और सी टेट के अच्छे प्रश्नों को मैंने कलेक्ट करके उनकी व्याख्याएं की हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होगा? आकलन के लिए पर्यावरण अध्ययन में संकेतक नहीं होगा। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना। और आप देखिए, मैंने जैसा भी कहा कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो सक्रिय सहभागिता पर, सामूहिक सहभागिता पर, प्रोजेक्ट वर्क पर, सक्रिय भागीदारी के जितने भी कार्य हैं उन पे बल देता है, अंतः क्रियाओं पे बल देता है, लेकिन रटने पर, स्मृति पे बल नहीं देता है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन रटा नहीं जा सकता है, पर्यावरण अध्ययन को समझा जाता है प्रत्यक्ष अनुभूतियों के माध्यम से, स्वयं की क्रियाओं के माध्यम से। तो क्रियात्मक पक्ष बहुत ज्यादा प्रबल होता है। तो आकलन अगर पर्यावरण अध्ययन में करना है तो आप किस प्रकार के आकलन संकेतक का प्रयोग नहीं करेंगे? प्रश्न पूछने का, न्याय समानता के प्रति सरोकार। ध्यान को, न्याय और समानता के प्रति बच्चे के सरोकार क्या है? बच्चा किस प्रकार से चारों तरफ अपना जो परिवेश है उसमें समानता और न्याय की भावना के लिए किस प्रकार से कार्य करता है, ये पर्यावरण अध्ययन के आकलन का मजबूत संकेतक होता है। सहभागिता ढोल बजा करके मजबूत होता है। याद करना, प्रश्न पूछना, ध्यान को, याद करना जो है पर्यावरण में कभी नहीं होता है। प्रश्न पूछना अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन है, तो ये इंटरेक्शन भी सक्रिय सहभागिता है। तो याद करना पर्यावरण अध्ययन के अंदर कभी भी एक आकलन का मजबूत संकेतक नहीं माना जाएगा। ये कभी नहीं देखा जाएगा कि पर्यावरण में बच्चे को कितना ज्ञान है, कितना याद किया हुआ है। हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, गणित में, विज्ञान में कहीं इस स्थिति को देखा जा सकता है, लेकिन पर्यावरण में याद कितना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे के अंदर समझ कितनी है, बच्चा सक्रिय सहभागिता कितनी करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, ये एक आकलन का संकेतक नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बालकों को स्वयं के आकलन के अवसर देना चाहिए। स्वयं के आकलन के अवसर देना चाहिए। स्व आकलन होता है, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन और सतत एवं व्यापक आकलन। मैं आपको एक छोटी सी स्थिति में दर्शा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिए। आकलन जो होता है, आकलन के 3 प्रमुख रूप हम देखते हैं,
और तीनों प्रमुख रूपों को आप समझ लें और मैं आपको समझाता हूं। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के समान आकलन, ये तीन शब्दावलियां हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों शब्दावलियों को समझ लीजिए। आकलन के ये तीन रूप आपको कहीं ना कहीं प्रश्नों में टकराएंगे, गणित में भी टकरा सकते हैं, अन्य विषयों में भी टकरा सकते हैं। तो आकलन के सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एंड सीखने के समान असेसमेंट एज लर्निंग। तो फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग। तो फॉर लर्निंग क्या होता है? ऐसा आकलन, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। सीखने के लिए आकलन, ऐसा आकलन जो इस उद्देश्य से किया जाता है कि बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं किस प्रकार से हमको संचालित करनी है। प्रारंभ में जो शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ होंगी, शैक्षणिक कार्यक्रम जो प्रारंभ होगा, यानी कि सत्र प्रारंभ होगा, तो ये पहले शुरू में लिया जाएगा, प्रारंभ में लिया जाएगा। सीखने के लिए कि बच्चों को पूरे साल भर सीखना है, पूरे 6 महीने सीखना है, वो किस प्रकार से योजना बनानी है। इसलिए आप प्रारंभ में एक आकलन लेते हो, सत्र के प्रारंभ में, कि किस बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या है। तो उसका जो परिणाम आता है आकलन का, उस आधार पर आप सीखने सिखाने की क्रियाओं का स्वरूप तय करते हो। ये तो प्रक्रिया के प्रारंभ में लिए जाने वाला आकलन है। सीखने के लिए, ये सीखने का, ये जब पढ़ाने का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है उसके अंत में लिया जाता है। सीखने का असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि बच्चा कितना सीखा, ये तो लिया जाएगा बच्चा कैसे सीखेगा, और ये लिया जाएगा बच्चा कितना सीखा। तो ये लिया जाएगा प्रक्रिया के अंत में। लेकिन ये एक जो आकलन होता है सीखने के समान आकलन, ये होता है जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगम करता है, जो बालक है, वो अपना स्वयं का आकलन करे कि मैं कैसा सीख रहा हूं, कितना सीख रहा हूं। तो अधिगमकर्ता के द्वारा, स्वयं के द्वारा किया गया जो आकलन होता है, स्व आकलन, वो स्व आकलन सदैव इस श्रेणी में आता है, सीखने के समान आकलन। ये ध्यान रखेंगे, स्व आकलन सीखने के समान आकलन होता है। असेसमेंट एज लर्निंग। तो अगर मान लीजिए एक प्रश्न आता है कि एक रसोइया खाना बना रहा है और खाना बनाने के दौरान बीच में चेक करके देखता है कि खाना कैसा बन रहा है, वो खुद अधिगम करता है, वो खुद बना रहा है, तो अपने खाने को बीच में चेक करके देख रहा है ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये ध्यान रखो, ये सीखने के समान आकलन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। स आकलन जो होता है, सेल्फ असेसमेंट जो होता है, वो असेसमेंट एज लर्निंग की श्रेणी में आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रत्येक विषय के शिक्षण के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, गणित में, विज्ञान में, पर्यावरण में, हिंदी में, अंग्रेजी में, प्रत्येक विषय के पीछे उद्देश्य होते हैं। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो 3 है। इसका मतलब कौन सा एक नहीं है, इसका मतलब 3 है। हम पहचान करेंगे तो कौन सा नहीं है निकल के आएगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर उत्तर क्लियर नहीं निकल पा रहे तो होल्ड पे रख दो, छोड़ो इसको, देखेंगे सही है कि गलत है बाद में देखेंगे। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये ढोल बजा करके है, ये ढोल बैंड बजा करके है। ध्यान रखो, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का पोषण हो, विकास हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये उद्देश्यों में सबसे प्रमुख उद्देश्यों में होता है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये ढोल बजा करके होता है पर्यावरण के अंदर, कि चारों तरफ का जो परिवेश है उसमें बच्चों की जागरूकता कितनी है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो बच्चा स्वयं अपने हाथ से कार्य करे और खोजने के क्रियाकलापों से जुड़े, ये भी ढोल बजा करके होता है। ध्यान रखो, ये जो है ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। और इसमें खोट क्या है, अब खोट मैं बताता हूं, कि बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए, तो परिभाषाएं प्रदान करना, याद करना, रट्टू तोता,
यह पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इस प्रकार का कोई उद्देश्य जब भी लिखा होगा, किसी भी प्रश्न में लिखा होगा, उसे हम गलत सिद्ध करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा यह पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य नहीं है। अगला चौथा प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। आप देखो, मैंने कहा कि पर्यावरण में जो पूरा कंटेंट जो होता है उसे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की संज्ञा नहीं दी गई है। एक विषय बना दिया परिवेश, हमारा परिवेश या पर्यावरण अध्ययन। उसका कारण क्या है? यह पाठ्यक्रम के भार को कम करता है। ये तो बेतुके ऑप्शनों को तो हटाओ, किस पर्यावरण रखने के पीछे, कोई नाम रखने के पीछे कोई विशेष उद्देश्य रहा होगा, पाठ्यक्रम का भार कम हो जाए, ऐसा फालतू का जो ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। इसको होल्ड पे रख दो, देखेंगे सही है कि गलत है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं और यह शिक्षा अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ध्यान को, हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाते हैं, हम पर्यावरण के तौर पे पढ़ाते हैं प्राथमिक स्तर पर। उसका कारण न तो ये है कि पाठ्यक्रम का भार कम हो, न इसका कारण ये है कि शिक्षण की एक अच्छी युक्ति है, न इसका कारण ये है कि सीबीएसई ने ऐसा कहा है तो हम मान रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जो इस आयु वर्ग के बालक जो हैं, प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं, वो अपने परिवेश को, चारों तरफ का जो परिवेश है उसको समग्र रूप में देखते हैं। समग्र रूप में देखने का मतलब है कि वो ये विभेद नहीं कर पाते कि ये विज्ञान का आइटम है कि ये सामाजिक विज्ञान का आइटम है। वो सिर्फ इस रूप में देखते हैं कि मेरे चारों तरफ की वस्तुएं हैं, मेरे चारों तरफ का परिवेश है, वो इस रूप में देखते हैं। तो इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ये इसका एक प्रमुख कारण है। अगला, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया है। तो थीम बहुत ज्यादा होती है पर्यावरण अध्ययन में। अब उस थीम को रखने का कारण क्या है? थीम एक ऐसा घटनाक्रम होगा, एक ऐसा प्रसंग होगा जिसमें बच्चे कहीं ना कहीं सक्रिय सहभागिता के साथ काम करेंगे। इनको ज्यादा महत्व दिया गया है। कारण क्या है? उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। यानी कि थीम आधारित है तो उसने पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना, संपादन करना आसान बना दिया है? नहीं, ये कोई सशक्त तर्क नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, ये तो नेगेटिव प्रकार का, ये तो कभी सही हो नहीं सकता है। केवल पाठों को कम किया जाए इस हेतु कोई काम नहीं किया जाता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है उसके पीछे उद्देश्य कुछ बड़ा और मनोवैज्ञानिक प्रकार का होगा। बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए ये ठीक है कुछ बात, ये तो जल्दी पढ़ाना आसान है, संपादन करना आसान है, ये नहीं हो सकता। पाठों को भार का कम करे, ये नहीं हो सकता। बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए ठीक है, इसको होल्ड पे रखो। और चौथा है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ध्यान रखो, ये ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है। बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए थीम हो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये है कि परिवेशी बोध में वृद्धि भी हो, उन मुद्दों से जुड़े और उसमें एक अंतर संबंध जो समझ होती है उसका विकास हो। इस उद्देश्य से थीम को रखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बहुत श्रेष्ठ विकल्प है। चलिए बच्चों, 5वें का डी। अगला है 6वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, इसका मतलब 3 सत्य है, एक सत्य नहीं है। हम चेक करते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, बिल्कुल सही है, एकीकृत होती है। एकीकृत मतलब कई सारे विषय मिल करके एक होते हैं पर्यावरण के अंदर। पर्यावरण में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सामाजिक जैसे विषयों को भी पढ़ते हो, वहीं भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति, इन सबको तो एकीकृत होती है, सबका मिला जुला अध्ययन होता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। वर्णन और परिभाषाओं पर, ये गड़बड़ सा दिख रहा है मुझे, इसको होल्ड पे रखो। ये तो है ही। कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मतलब 3 सत्य हैं। पहला सत्य मैंने खोज लिया, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं कि सही है कि गलत है, इसको होल्ड पे रख दिया। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर विकल्प है, ये तो बहुत शानदार विकल्प है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। ध्यान रखो, ये जो है ये पर्यावरण अध्ययन के संबंध में ये सत्य नहीं है। और उसका कारण कि पर्यावरण अध्ययन कभी भी वर्णन और परिभाषाओं पर बल नहीं देता। मैंने प्रारंभ में ही कहा
कि सैद्धांतिक ज्ञान, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना ये पर्यावरण का काम नहीं होता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चा सहभागिता करे, सक्रिय सहभागिता करे, अब परिवेश को खोजे, परिवेश से संबंध जोड़े, तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो पर्यावरण में होती हैं। तो केवल वर्णन, केवल परिभाषाओं पर बल दे, ये कथन पर्यावरण के संबंध में सत्य नहीं है। विद्यार्थियों 10 प्रश्नों का आपका, चूंकि परीक्षा में आपके 10 प्रश्न आएंगे पर्यावरण अध्ययन की पेडागोजी के, इसलिए प्रत्येक मॉडल पेपर में 10 प्रश्नों का समावेश है। एक शिक्षक हमेशा बहुत अच्छा श्रेष्ठ प्रश्न, हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है? तो एक अध्यापक क्या कर रहा है, कोई उसने क्रियाकलाप बच्चों को कराया पर्यावरण के अंतर्गत, और उसके बाद वो बच्चों से प्रश्नों को और चर्चाओं को आयोजित करवाता है। उस अध्यापक का इन प्रश्नों और चर्चाओं की संचालन करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने के अवसर देना, ये प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चे कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, प्रोसेस कितना कर पा रहे हैं, बच्चों को खोजने के अवसर देना, बिल्कुल बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बिल्कुल ये भी, और बच्चों में उनकी सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। जरा वो सीखने की गति के आधार पर विभेद करना ये ठीक नहीं है। वो विभेद करने के लिए, बच्चों में अंतर करने के लिए चर्चाएं आयोजित नहीं कर रहा है, वो बच्चों को खोजने के अवसर दे रहा है, अभिव्यक्ति के अवसर दे रहा है, उनके प्रक्रिया कौशलों का आकलन कर रहा है। तो विकल्प सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी ये सही है, ये उस उद्देश्य है। तो ए बी सी ये करेक्ट आंसर होगा। सी और डी, बी और सी और ए बी सी डी, तो करेक्ट आंसर होगा ए बी और सी। एक अध्यापक इन चर्चाओं को, संवादों को करने के पीछे इन उद्देश्यों को सोच करके कराएगा। तो चलिए 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी। अगला प्रश्न है बाला। बाला का पूरा नाम है, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला बहुत अच्छा एक वर्ड है और आया हुआ प्रश्न परीक्षा में, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए हैं। अब आप इसको समझ लो, ये बाला क्या है, इसको मैं समझाता हूं। शिक्षाविदों ने ये तय किया, ये जो नवीन एनसीएफ आई उसके बाद नवीन जो शिक्षा नीति जब आती है तो बच्चों के लिए कुछ नए नए प्रकार के इनोवेशन जो होते हैं, नवाचार जो होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो एक नवाचार का प्रयोग किया गया कि जो बिल्डिंग है, जो भवन है बच्चों का, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जो कक्षा कक्ष है, उसका कक्षा कक्ष की जो दीवारें हैं, जो फर्श है, जो छत है, बाहर निकल रहा है तो जो पिलर खंबे बने हैं, जो बाहर की दीवारें हैं, सब पे, उन सभी पे कुछ लर्निंग यानी कि सीखने की सामग्री अंकित की जाए, दीवारों को रंगा जाए। बच्चा जब दीवारों को देखेगा तो वहां से कुछ ना कुछ पढ़ेगा, छत को देखेगा तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा, फर्श को देखेगा तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा, बाहर निकलेगा खंबे पे भी कुछ लिखा हुआ है, वो जानकारियां उनके परिवेश से जुड़ी हुई, फलों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, वर्णमालाएं, जो कुछ भी है वो सब प्रकार की। तो पूरी बिल्डिंग को वो केवल सामान्य दीवार, सामान्य खंबे, सामान्य छत, सामान्य फर्श के तौर पर ना देखे, वो चल रहा है तो नीचे उसको कुछ दिख रहा है सीखने की, तो वो इस प्रकार से जब बिल्डिंग को देखेगा तो पूरी बिल्डिंग उसके लिए एक लर्निंग एड यानी कि एक अधिगम सहायक बनेगी। तो बच्चे को भले पढ़ाया नहीं जा रहा है लेकिन वो कमरे में बैठा है तो भी सीख रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग एज लर्निंग एड बाला। और ध्यान रखो, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो ध्यान रखेंगे, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस फुल फॉर्म को आप ध्यान रखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, बाला होता क्या है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? आपको पता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है, फ्रेमवर्क जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो एनसीएफ जो है अब तक टोटल चार एनसीएफ जो है वो अब तक टोटल 4 आए हैं, और वो 4 कौन से आए हैं? सबसे पहला एनसीएफ है, एनसीएफ 1975, ये इधर लिखा हुआ, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था। ये 4 फ्रेमवर्क आए, 1975, 1988 और 2000
और वर्तमान तक जो लागू था 2005, एनसीएफ 2005। ये 4 एनसीएफ, ये तो प्रश्न परीक्षा में आया है कि अब तक कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क अस्तित्व में आई है। तो 4 एनसीएफ अब तक आए हैं, और 4 एनसीएफ में कौन सा वाला एनसीएफ ऐसा था जिसने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाई जाने वाली पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो ध्यान रखेंगे ये एनसीएफ 2000 का, ये याद रखने का प्रश्न है। एनसीएफ 2000 ने इस बात को कहा था कि जो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या जो है पर्यावरण अध्ययन की, वो एकीकृत रूप में हो, सारे विषय मिल करके एक विषय के तौर पे दिए जाए। ये एकीकृत, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म होती है। तो चलिए 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी। और अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न। मैंने आपको बोल दिया है कि हर मॉडल पेपर में, चूंकि आपकी परीक्षा में 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो हर मॉडल पेपर में 10 प्रश्न होंगे, और 10 प्रश्न आपके पूरे सिलेबस को कवर करने वाले होंगे। तो पूरे जो 50 मॉडल पेपर में 500 प्रश्न आ जाएंगे, वो आपके सिलेबस का निचोड़ निकाल करके रख देंगे। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह हो। यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो बच्चों की समग्र शिक्षा, बिल्कुल व्यापक शिक्षा का एक कारण बन सकता है अगर उसके अंदर ये हो, विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो, उक्त सभी हो। ध्यान को बिल्कुल सही है, विषयगत होना चाहिए, यानी कि विषयों का समावेश हो, उसमें विषय पर केंद्रित हो, एकीकृत यानी कि मिलकर हो, समावेशी यानी कि उसमें सब प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान हो। तो करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन ये जो 10 प्रश्न थे, ये 10 प्रश्न श्रेष्ठ स्तर से परीक्षा में आई हुई, सी टेट परीक्षा में, हरियाणा टेट, राजस्थान रीट में, अलग अलग स्टेटों में आई हुई अच्छे श्रेष्ठ स्तर की परीक्षाओं के ये प्रश्न थे, ये मैंने जो आपको सॉल्व कराए। तो विद्यार्थियों बहुत अच्छे से प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या को अच्छे से देखिएगा, जानिएगा। मुझे जहां प्रश्न के अंदर आपको कोई सूचना तुरंत की तुरंत आपको डिलीवर करनी होगी, मैं तुरंत लिख करके बोर्ड पे करूंगा। ये सारी पीडीएफ, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा आधार बनने वाले हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप इस पेडागोजी के भाग को अगर दृढ़ता से कर लेते हैं, मजबूत तरीके से कर लेते हैं, तो फिर एमपी टेट में आपका सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाता है। तो जुड़िए रहिएगा मेरे साथ, हर मॉडल पेपर में इसी प्रकार की विस्तृत और अच्छी चर्चाओं के साथ मैं आपके बीच में आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। दूसरे मॉडल पेपर में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।